नेल्स की खूबसूरती और जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उस पर बात करेंगे। किस तरह से ये जो फंगल इन्फेक्शन है अपने नेल्स को इससे महफूज रख सकते हैं, अपने नाखूनों की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। और सेहतमंद तंदुरुस्त नेल्स जब होते हैं तो आपके पाँव भी अच्छे लगते हैं, आपके हाथ भी अच्छे लगते हैं। तो वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। वजह क्या है कि ये हाथों के नाखून हो चाहे पैरों के नाखून हो, इनमें फंगस क्यों लग जाती है। तो इसके लिए जी आज डर्मेटोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ मॉर्निंग शो के सेट पर, डॉक्टर किंजा आफ्ताब साहिबा एक दफ़ा फिर से हमारे साथ मॉर्निंग शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर किंजा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर किंजा, ये नेल्स का जो है फंगस जी, ये चाहे पैरों के हों हाथों के हों, ये क्यों फंगल इन्फेक्शन हो जाता है? इसकी सबसे पहले तो आप हमें रीज़न बताएं, फिर इस पे मज़ीद इस पे बात करते हैं। जी, फंगल इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन है तो कहीं से लगेगा, ठीक है। तो उसकी मोस्ट कॉमन जो वजूहात होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है कि ख़ासतौर पे हमारी ख़वातीन वो जब ग्लव्स के बगैर कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो क्या होता है कि आपका बैरियर ब्रीच हो जाता है। आपके क्यूटिकल्स होते हैं, आप अगर देखेंगे ना जहाँ नाखून आपकी फिंगर के साथ अटैच्ड होता है वहाँ पे एक छोटी सी एक लेयर लगी होती है जिनको हम क्यूटिकल कहते हैं। अक्सर आप मैनी पैडी के लिए जाओ तो वो बड़ा शौक होता है उनको कि वो काट के फेंक दें हाँ। तो वो एक नेचुरल बैरियर है जो कि आप कोई भी पानी या कोई भी इन्फेक्शन जाने से नेल्स के अंदर रोकता है। तो एक तो उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको बिल्कुल भी कटवाना नहीं चाहिए, उसको वहाँ पे रहने दें, उसको मॉइस्चराइज्ड रखें। तो उससे क्या होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा पानी और आजकल जो साबुन और डिटर्जेंट्स में जो केमिकल्स होते हैं वो क्यूटिकल को डैमेज कर देते हैं, तो वहाँ से पानी एंटर होना शुरू हो जाता है और पानी के साथ साथ फिर आपके इन्फेक्शंस की एंट्री हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया भी जा सकता है, फंगस भी जा सकती है। तो जैसे ही वो एंटर होते हैं तो आपके नाखूनों की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। कभी आप देखेंगे कि नाखूनों की साइड से वो पीले पीले होना शुरू हो गए हैं या सब्ज रंग के, समटाइम्स ब्लैक हो जाते हैं। तो ये सारी फंगस है बेसिकली, ये फंगस है बिल्कुल। तो इसकी प्रिवेंशन हमेशा यहीं से स्टार्ट होती है कि आपने नाखूनों की केयर करनी है। जब भी आप पानी वाला काम कर रहे हैं, डिटर्जेंट वाला काम कर रहे हैं तो उन ग्लव्स पहन लें, काइंडली ग्लव्स ज़रूर पहन के काम करें, क्योंकि इससे फिर फंगस जब लग जाते हैं ना तो इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट। बहुत मुश्किल से ट्रीट होता है, बहुत सही खाने वाली दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और उससे भी काफ़ी रेजिस्टेंस आ चुकी है, इसलिए परहेज़ हमेशा इलाज से बेहतर है। ठीक है। और एक नेल पे अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो बाकी जो हैं वो बाकी लोगों को उससे कितना एहतियात करनी चाहिए? क्या बाकी लोगों को भी ये हो सकता है, या फिर अगर एक आपकी फिंगर का कोई भी नेल है उसमें इन्फेक्शन हो गया तो बाकी भी नेल्स वो कंफर्म है कि उसमें भी होगा अगर आप उसकी मेडिकेशन नहीं करते हैं? जी बिल्कुल, इन्फेक्शन कंटेजियस होते हैं हमेशा, चाहे फंगल हो चाहे बैक्टीरियल हो, तो वो एक से दूसरी जगह फैलते हैं। हमने बहुत देखा है कि अगर आपको हाथ के ऊपर कहीं फंगल इन्फेक्शन है तो वो नेल में चला जाता है, अगर बॉडी पे कहीं फंगल इन्फेक्शन है तो वो नेल में चला जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जिम होते हैं ना, जिम है, स्विमिंग पूल्स हैं या ऐसी पब्लिक प्लेसेस है जो मॉइस्ट होती हैं, तो वहाँ पे नंगे पाँव जब लोग फिरते हैं तो एक का इन्फेक्शन दूसरे को ट्रिगर हो जाता है। इसी तरह से आपका जिम में आप एक ही इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहे हैं, वहाँ पे पसीना आता है तो आप उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपना इन्फेक्शन छोड़ जाते हैं जिस पे भी आप एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर उसकी सही क्लेंजिंग नहीं हो रही, उसको डिसइंफेक्ट नहीं कर रहे तो वो एक से दूसरे को फैल जाता है। बिल्कुल भी नहीं किया जाता, मेरा नहीं ख्याल कि जिम्स वगैरह में इस चीज़ का कोई खास ख्याल रखा जाता है। खासतौर पे स्विमिंग पूल एंड जिम्स इसके मर्दों में बहुत बड़ी वजह है और ख़वातीन में डिटर्जेंट का काम बहुत बड़ी वजह है। फिर बंद शूज़ जो आप ऑफिस वर्कर्स होते हैं एग्जैक्टली, मैं पैरों पे ये ज़्यादा होता है इन्फेक्शन, है ना? और पैरों से शुरू होता है ये काम, फिर उसके बाद हाथों के भी और नेल्स आपके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मर्दों में हमने ज़्यादा पैरों में देखा है क्योंकि वो सारा दिन क्लोज शूज़ में होते हैं और वहाँ पे एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है पसीने की वजह से और ह्यूमिडिटी की वजह से कि वो आपके इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि एक तो ये है, ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये एक बंदे से दूसरे को ईजीली लग सकता है, इसकी फिर आपने रीजंस भी बताए। लेकिन मैं बचपन में हम देखा करते थे जब घर में हमारे बड़े काम करते थे, इवन अभी हमारे घर में अगर मेट्स भी हैं तो वो ग्लव्स वगैरह वो बेचारी तो इतनी केयर नहीं करती हैं, लेकिन ये कुछ लोग तो इतनी केयर करते हैं उसके बावजूद भी उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है? आपकी क्या कोई विटामिन्स हैं बॉडी में, कोई मिनरल्स हैं जिसकी कमी की वजह से भी हो सकता है? जी अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि जब हम पुराने ज़माने में ना
कुछ खास किस्म के सोप्स आया करते थे जो बड़े रूडिमेंट्री से सोप्स होते थे, उनमें एक वो पता नहीं सिर्फ चर्बी डाली होती थी और कुछ एक कॉस्टिक सोडा डाला होता था, उसमें बहुत सारे केमिकल्स नहीं होते थे। तो जब आप बहुत एक्स्ट्रा केमिकल्स, प्यारे हाथ होते थे, प्यारे हाथ होते थे, हालांकि सारे काम भी वो खुद करती थी। हाँ जी, तो वो क्यूटिकल्स को डैमेज नहीं करती थी वो चीज़ें, काफ़ी ऑर्गेनिक चीज़ें होती थी, इवन साबुन भी ऑर्गेनिक चीज़ों से बन रहे होते थे। लेकिन अभी जो बहुत केमिकल्स वाले डिटर्जेंट्स एंड सोप्स आ गए ना, वो कभी ना हो कोई घर में, मुझे भी अगर कुछ धोना पड़े ना तो एक ही दफ़ा से आपकी स्किन पे एलर्जी शुरू हो जाती है, खारिश होती है, इचिंग शुरू हो जाती है। तो वहाँ से स्किन की लेयर है वो उतरना वाइट कलर की ना, वाइट होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ से मुझे ये आया कि इतनी क्यों फैल रही है ये हाथों पे हैंड एक्जिमा और नेल्स की फंगस। तो मुझे ख्याल आया कि ये केमिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो आपके क्यूटिकल्स को डैमेज कर देते हैं, आपके स्किन बैरियर को ब्रीच कर देते हैं और एलर्जेंस या जरासीम बड़ी इजीली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, ये अगर पेरेंट्स में हो फंगल इन्फेक्शन जी तो बच्चों में भी होने के चांसेस होते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप सेम यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, आपके टॉवल सेम है, आपका सोप सेम है, तो ये बिल्कुल ट्रांसफ़र होता है। और पूरी आप देखेंगे एक के पाँव में है तो फिर पूरे वो क्योंकि वॉशरूम की चप्पल एक होती है तो वो सबके पाँव में लग जाता है। तो इसलिए इसका ख्याल करना, प्रिवेंट करना इसको बहुत ज़रूरी है और फिर ट्रीट कराना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये खुश्की से ड्राइनेस मैंने देखा है जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों के जो है ना ये ज़रूर इन्फेक्शन होता है और पैरों पे इनका ये स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर बढ़ता चला जाता है। और मैंने तो अक्सर केसेस ऐसे भी देखे हैं कि उनको नेल जो है वो रिमूव करवाना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है। जी, समटाइम्स फंगल इन्फेक्शन पूरे नेल को खा जाता है और वो इतना थिकेंड नेल होता है, थिक नेल होता है और वो हर जगह अड़ता है, आप उठते हैं, बैठते हैं, कपड़ों के साथ अड़ रहा है और वो बड़ा पेनफुल हो जाता है। तो फिर एक्सट्रैक्शन ही उसका इकलौता इलाज है। तो फिर नया नेल जो है वो मुश्किल है, नहीं आता। अच्छा, हमारी फैमिली में मैंने एक बच्चा ऐसा भी देखा है, वो एक दफ़ा नेल रिमूव करवाया तो वक्ती तौर पे नेल की ग्रोथ दोबारा, ज़ाहिर है टीनेज में है वो, तो नेल की ग्रोथ हुई है दोबारा। अब दोबारा से उसको इन्फेक्शन किसी भी वजह, क्रिकेट खेलते हुए बॉल लग गई है या खुद ही से कहीं से ठोकर लग गई, तो वो दोबारा से इन्फेक्शन हो गया, फिर डॉक्टर ने रिमूव कर दिया। मैंने खुद देखा है कि कम से कम तीसरी दफ़ा उस बच्चे की सर्जरी होते हुए। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, ऐसे केसेस में वो इन्फेक्शन है या वो क्या है, मतलब उस पर भी ज़रा बताइएगा। ऐसे लोग ट्रीट किया जाना चाहिए? जी, समटाइम्स ऐसे होता है कि नेल का अपना प्रॉब्लम होता है, नेल के अपनी उसके बनने में कोई प्रॉब्लम होता है, ग्रोथ में प्रॉब्लम होता है, वो डिफरेंट डिजीजेज होती हैं जो इन बिल्ट नेल की अपनी लड़कों में ज़्यादा है, लड़कों में ज़्यादा। उसमें होता क्या है कि जब आप फुटबॉल खासतौर पे खेलते हैं तो बार बार ठोकर लगने से, बंद जूते पहने से आपका जहाँ से नेल बन के आ रहा होता है ना, मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, वहाँ वो डैमेज हो जाता है। मतलब समझें कि उसका ओरिजिन जहाँ से फैक्ट्री ने बनाना था नेल, वो डैमेज हो गया है। अब वो डैमेज प्रोडक्ट ही आगे भेजेगी, तो वो मैट्रिक्स को आप ठीक नहीं कर सकते। वो एक दफ़ा डैमेज हो गया ना, कोई ऐसी चोट लग गई है, वो नहीं ठीक होता, वो बार बार आपको निकलवाना पड़ता है। और समटाइम्स हम क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्ट करके तो वहाँ पे पी लगा देते हैं, जला देते हैं उस एरिया को कि नेल आए ही नहीं, क्योंकि जब भी नेल निकलता है उसकी रूट्स खत्म कर देते हैं। ऑब्वियसली ये इतना अच्छा पेन, लेकिन जब नेल निकलता है ना वो ज़्यादा पेनफुल है। तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए, पेन से बचाने के लिए हम नेल को ख़त्म कर देते हैं। नहीं, अब तो मैं देखती हूँ आपको सोशल मीडिया पे भी आपकी वीडियोस तो आप इतनी जदीद सर्जरीज और वो सारा कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स, और वो क्या कोई ऐसी सर्जरी नहीं है कि अगर किसी का नेल ख़राब हो गया तो आप सर्जरी करके उसके नेल को भी अच्छा कर दें, बेहतर करते हैं? देखें, कुछ चीज़ें होती हैं कुदरती हैं। अब मैट्रिक्स हम अभी तक नहीं बना पाए। मैट्रिक्स ये ऐसी है जैसे आप कहें कि किसी की सोल बना दें दोबारा। ठीक है ना, कुछ चीज़ें अल्लाह के हाथ में है, रूह अल्लाह के हाथ में है। इसी तरह जो नाखून का मैट्रिक्स है वो अल्लाह के हाथ में है, वो अभी तक हम नहीं बना सके। नहीं, तो ये जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, अगर इनको भी ज़ाहिर है किसी इन्फेक्शन तो किसी को भी हो सकता है, अगर इनका नेल ख़राब हो गया है तो ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे? कोई तो इसका तरीका होता होगा। जी, पहले अच्छा, अब आजकल बहुत लेजर्स भी अच्छी आ चुकी हैं, तो हम अक्सर नेल फंगस में लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके सेशंस थोड़े ज़्यादा लगते हैं, लाइक 7, 8 या 10 सेशंस लगते हैं और नेल क्लियर हो जाता है। लेकिन समटाइम्स इतना ज़्यादा नेल ख़राब हो चुका होता है कि उससे कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकती। ये उस सूरत की हम बात कर रहे हैं कि कभी नेल, जैसे आपने कहा कि बार बार निकलवा रहे हैं और बार बार ख़राब आ रहा है, तो उस सूरत में फिर अब मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल नेल लगा सकते हैं उसके ऊपर। आपको पता है एक्रेलिक नेल्स आ चुके हैं आजकल, ख़वातीन लगाती हैं, तो येस यू कैन लाइक पुट आर्टिफिशियल नेल। लेकिन अगर मैट्रिक्स ख़राब हो गया है और ग्रोथ बार बार डैमेज आ रही है तो फिर हमें निकालना उसका आप कह रही हैं कि अभी तक कोई भी नहीं है। अच्छा, ये कुछ प्रेग्नेंट ख़वातीन की बात कर लेते हैं। जो हामला ख़वातीन होती हैं उनके लिए नेल फंगस का इलाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है या सेम ट्रीटमेंट
बाकी पेशेंट्स के साथ उनका भी होता है? जी, थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हामला ख़वातीन को नहीं दी जाती, लेज़र खाने वाली ख़ास तौर पे, और लेज़र्स का इस्तेमाल भी उन पे बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ टॉपिकल एजेंट्स होते हैं जो सिर्फ लगाने वाले हैं, कि स्किन के ऊपर लगाएंगे तो वो इतना एब्जॉर्ब नहीं होते सिस्टेमिक आपके ब्लड में कि बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा सकें, तो उनको वहाँ तक रखा जाता है बस कि आप लाइट थेरेपी करा लें या ऊपर लगाने वाली दवाइयाँ लगा लें। फिर जब आप फ्री हो जाओगे, डिलीवर हो जाओगे, तो उसके बाद फिर हम खाने वाली दवाइयों से इसको ट्रीट कर लेंगे। सही, और एहतियात ही करें, मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी डॉक्टर किंजा भी यही बता रही हैं कि बड़ी मुश्किल से होता है। अगर एक दफ़ा आपका नेल ख़राब हो गया है तो उस जगह पे दोबारा वैसा नेल आना एक मोजज़ा ही है, मोजज़े से कम तो नहीं इसको कहा जा सकता। फंगस के दोबारा आने की शरह बहुत ज़्यादा है, ट्रीटमेंट भी आपको तो खैर एक्सपीरियंस है। तो अब ऐसे पेशेंट्स जिनको दोबारा से ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके मुताबिक जो आपके तहक़ीक़ है, आपका एक्सपीरियंस है, रिप्लेस की असल इसकी क्या रीज़न्स क्या हैं? सबसे ज़्यादा रीज़न ये है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी इन्फेक्शन के लिए कोई एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं, तो वो अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सोसाइटी में बहुत बढ़ जाए ना, तो वो जरासीम मजबूत हो जाता है, वो उस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। मतलब एंटीबायोटिक से जरासीम ज़्यादा मजबूत हो गए। जब आप कोई चीज़ ज़्यादा मिकदार में देते हैं ना, तो जरासीम म्यूटेट करते हैं और अपनी ऐसी पावर्स जनरेट करते हैं कि हम इस दवाई के ख़िलाफ़ अपनी पावर्स ज़्यादा कर लेंगे और इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, मेडिकेशन की रेजिस्टेंस हो गई है। तो फंगल इन्फेक्शन की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि जो अवेलेबल दवाइयाँ हैं खाने वाली या लगाने वाली, फंगस उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो इसलिए हम देते हैं, वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ता भी है, लेकिन हम देखते हैं कुछ ही महीनों में फंगस वापस आ चुका होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमेशा दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम रखें, प्रिवेंट करें कि आपको फंगस हो ही ना। अगर फंगस हो गया ना एक दफ़ा, तो उसको ट्रीट करना आज के दौर में काफ़ी मुश्किल अमल है। मैंने 2-2, 3-3 साल, इवन मेरे पास पेशेंट लेज़र के लिए आते हैं जिनको 10 साल से फंगस है और वो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स करा चुके हैं, दवाइयों के डिफरेंट कोर्सेज कर चुके हैं, लेकिन फंगस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जाने का नाम नहीं लेता। तो खुदारा प्लीज़ एक ग्लव्स रख लें और ग्लव्स से अपने धोया करें, जो भी बर्तन डिटर्जेंट वाला काम है वो किया करें। और मेल हजरात ज़रूर जब भी आपका ब्रेक टाइम हो, जूते उतार के एक दफ़ा बैठा करें। हवा का गुजर होना चाहिए आपका हर 2-3 घंटे में पाँव के अंदर से, ताकि इन्फेक्शन हो ही ना। आप कहना चाह रही हैं जिनके पैरों पे अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उनको जो है वो खुले जूते पहनने चाहिए बजाय कि बंद जूते पहने? जी, खुले जूते। लेकिन अब ज़ाहिर ऑफिस वर्क में तो आप खुले जूते नहीं पहन सकते, तो आपके जो भी ब्रेक टाइम है, प्रेयर टाइम है, उसमें आप ज़रूर एक दफ़ा खुश करें। आपके पास टिश्यू पेपर आपकी जेब में होना चाहिए, नैपकिन होना चाहिए, उसे क्लीन करें, ड्राई करें, हवा गुजरने दें। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद दोबारा से अपने पानी में बहुत ज़्यादा रहने से भी नेल्स जो आपके ख़राब हो जाते हैं। ऐसी जो नेल्स हैं, ऐसी स्किन, ऐसे जो पेशेंट्स हैं, उनको क्या ड्राई रखना चाहिए, मॉइस्चराइज रखना चाहिए? खुले जूते तो ठीक है वो पहन लेते हैं, लेकिन बंद जूतों में फिर आप किस तरह से उनकी केयर कर सकते हैं? आप सॉक्स भी आपको पहननी है, अब तो सर्दी आ गई, आपको ठंड से बचने के लिए भी सॉक्स पहने, रोज़ाना धो के पहने। हाँ, ठीक है। एक तो डेली वॉश करना है, प्योर कॉटन की सॉक्स होनी चाहिए। फिर वही कि मॉइस्चराइज तो आपने रखना है इसको, लेकिन मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा करने से फंगस नहीं रुकेगा। फंगस आपको ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आपको पाँव में फंगस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए। तो उसका यही हल है कि आप दरमियान में ब्रेक्स लें, अपने खुले जूतों को बंद जूतों को उतारें और हवा लगवाएं अपने पाँव को, उसको क्लीन करें, ड्राई करें और फिर से पहन लें। इसका यही हल है। और उसके बाद फिर हम अक्सर जिनको हो जाता है तो उनको हम कहते हैं वो टो सेपरेटर होता है ना, जिससे हम नेल पॉलिश लगाते हैं और हम खवातीन टो सेपरेटर रखती हैं। तो जैसे घर आए तो टो सेपरेटर रख लें अपने टोज़ के दरमियान में, ताकि उनमें से हवा गुजरे। टोज़ के दरमियान में बहुत फंगस कॉमन है और यहाँ से फंगस आपके नेल्स में चला जाता है। तो उसको जैसे ही आपके टोज़ के दरमियान में आपको थोड़ी सी हल्की सी ऐसे नज़र आए कि स्किन गल रही है या वाइट से पैचेस बन रहे हैं, तो फ़ौरन से इस बात का ख्याल रखें कि आके ड्राई करें, टो सेपरेटर रख लें। बस डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं उनको मैं चाहूँगी कि उनके बारे में भी आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए? बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है ना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। डायबिटीज़ में तो इतना कॉमन है, हर पाँव से ही स्टार्ट होता है। बिल्कुल, पाँव से स्टार्ट होता है और उनको तो एक डिफरेंट किस्म के ज़ख्म भी बनते हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो ज़ख्म करने का बायस बने, वो उनके लिए मैं कहती हूँ कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसलिए अपने पाँव का डायबिटिक्स को तो हम कहते हैं रोज़ाना आपके पास एक मिरर होना चाहिए, और चूंकि आप अपना नीचे वाला पाँव नहीं देख सकते ना, तो ऐसे मिरर रख के अपने अंडर सरफेस को सारा एग्जामिन करें,
टोस को सेपरेट करके उसको एग्जामिन करें कि कहीं पे फंगस तो नहीं लग रहा है। ये डेली बेसिस पे होना चाहिए और रोज़ाना अच्छे से पाँव वॉश करके, ड्राई करके, क्लीन करके, मॉइस्चराइज़र लगा के और मोज़ा पहन लें, तो उससे आप काफ़ी हद तक बचे। अच्छा, आपने क्यूटिकल्स की बात की, जब आपने बात शुरू की थी, सैलून्स पे हम जाते हैं, वहाँ जाके एक तो आप बहुत ज़्यादा पैसे भी उनको देते हैं, फिर आप उनसे जाके मैनीक्योर पेडिक्योर, वो इस कदर समटाइम्स आपका ट्रीटमेंट इतना, नेल्स की ऊपर वाली जो होती है ना ये लेयर, उसको भी रब करके यूँ और रगड़ के वो ऊपर वाली लेयर जो है, ये किस हद तक हार्मफुल है हम खवातीन के लिए। फिर क्यूटिकल्स को रिमूव करना, काटना, उन्होंने कटर्स रखे होते हैं ना, ये स्किन तो वो आपकी उतार ही देती हैं और समटाइम्स तो इतना दर्द हो रहा होता है आपको, लेकिन खवातीन जो है क्योंकि खूबसूरत लगना है, खूबसूरत नजर आना है, लेकिन वो वक्ती होता है। उसके बाद आप 2 दिन बाद देखें आपके हाथ पाँव वो मतलब अजीब ही लग रहे हो। जी, क्या कहेंगे? बेहतर तो ये है कि आपकी किट घर में होनी चाहिए। आप घर में भी मैनी पेडी आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत बिजी हैं और आपके पास टाइम नहीं है, नेल कटर मैं कहती हूँ कि घर में सबका अलग-अलग तो अपनी किट अलग लेके जाएं, अपनी किट लेके जाएं साथ। मैनी पेडी की किट आराम से अवेलेबल होती है ग्रोसरी स्टोर्स पे, तो आप ज़रूर अपना नेल कटर, अपना क्यूटिकल कटर, या क्यूटिकल्स को तो कट ना ही कराएं, क्योंकि मैनी पेडी मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है, मैं महीने में एक दफ़ा ज़रूर लेती हूँ। अच्छा। मैं बिल्कुल मैनी पेडी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अपनी क्यूटिकल्स कट ना करवाएं। मेरा स्पेशल इंस्ट्रक्शन यही होती हैं कि मेरे क्यूटिकल्स को नहीं छेड़ना आपने, बस नाखूनों को ऊपर से जो कट शट करना है, साफ़ सुथरा करना है वो कर दें, लेकिन ये कटर नहीं लगाना आपने मुझे। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वो कटर मुझे नहीं पता स्टेरलाइज है या नहीं है, और अक्सर वो कट करते करते ब्लीड हो जाता है ना। अब आपके ब्लड के साथ अगर किसी का इन्फेक्शन, किसी को खुदा ना खासा कोई हेपेटाइटिस सी है, बी है, HIV है, और वो मल्टीपल लोगों पे वो कटर यूज़ हुआ है और आपका वो निकलते करते करते ब्लड निकल आया है, तो वो डायरेक्ट आपके ब्लड में चला जाएगा इन्फेक्शन। तो कोई भी सैलून पे कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं लगवानी जिससे ना, ये खतरनाक, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ये बहुत खतरनाक। और हम सैलून्स में जाके कितने आराम से खवातीन बैठी होती हैं और वो जो मर्जी करें, आपने वो जो मर्जी करें, बस क्यूटिकल्स को हाथ ना लगाएं। उन्हें कहें ये कटर, आपने कोई कटर मेरे को यूज़ नहीं करना है, बाकी आप अपना वो मसाजेस करें, क्रीम्स लगाएं, पॉलिशर लगाएं, जो भी, लेकिन क्यूटिकल्स का खास ख्याल। अच्छा, पॉलिशर आप ही रिकमेंड करती हैं? आप तो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। कर सकते हैं समटाइम्स, देखें समटाइम्स कर सकते हैं। यस, अगर आपकी एक्सेस नहीं है अच्छे लेजर्स तक, अब तो हम लेजर से पॉलिशर करते हैं ना, लेजर्स हमारे ब्लीचिंग लेजर्स होते हैं, डीपिगमेंटेड लेजर्स, आपके बाल ब्लीच कर देते हैं और इवन वो रिमूव कर देते हैं, और वो अच्छे लेजर्स होते हैं क्योंकि वो कोलेजन बूस्टिंग लेजर्स हैं, तो उनका नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक्सेस नहीं है तो मैं खवातीन को मना नहीं करती, खवातीन के एक अपने शौक होते हैं। कितनी अच्छी डॉक्टर है। हालांकि डॉक्टर सबसे पहले ये मना करते हैं कि आपने जाके पॉलिशर नहीं करवाना है, सबसे पहले तो वो ये बंद करते हैं आपका, वैक्सिंग नहीं करवानी है आपने। नहीं, आप बिल्कुल कराएं, आप बिल्कुल बाल लेके नहीं फिर सकते। अगर लेजर तक एक्सेस नहीं है तो आप जरूर कराएं। और वैक्स भी बंद कर देते हैं यार, कहते हैं नहीं वैक्स भी नहीं करवानी है आपने। और लेजर ट्रीटमेंट जो है, एक तो मुझे लगता है पेनफुल होता है, ठीक है, और फिर दूसरा हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं है लोगों की। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि उन्हें कहें कि आप बाल लेके फिरते रहे ना, और या फिर आप हमारे पास ही आए या हमारे पास ही आए, ये गलत बात है। आप मजबूर कर दे पेशेंट जी, को। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को हम बुलाते हैं, देखें आपको सही सच्ची बातें वो बता रहे हैं। अच्छा, एक तो ये हमने बात कर ली क्यूटिकल्स को रिमूव करना, फिर कुछ लोगों को मैंने देखा वो नेल्स दांतों के साथ चबा चबा के खा रहे होते हैं, उन्होंने अपने नेल्स का सत्यानाश किया हुआ होता है। तो एट द एंड क्या होता है कि वो नेल उनका वो वही वाली बात, वो खत्म ही हो जाता है, डैमेज हो जाता है। हाँ, ये क्या, इस पे क्या आप बताएंगे? अच्छा, ये तो प्योरली साइकोलॉजिकल है। इसको जब भी हमने पढ़ा डर्मेटोलॉजी में, तो इसकी रीज़न साइकोलॉजिकल है। अक्सर लोग तब नेल बाइट करते हैं जब वो किसी परेशानी में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, गहरी सोच में होते हैं। तो ये सब कॉन्शियस बिहेवियर्स हैं, इनको आपका साइकेट्रिस्ट डील कर सकता है, या आपको बहुत एक्टिवली कोशिश करनी पड़ेगी कि ये इस तरफ नहीं जाएगा। अक्सर हम छोटे बच्चों की माओं को अक्सर सुना कि आप इसको ना मिर्चें लगा दें, इसको मिर्चें लगा दें, लगाती भी हैं। तो इस तरह ना करें, आप थोड़ा सा बिहेवियर स्टडी करने की कोशिश करें कि जब बच्चा शायद परेशान होता है, काम कर रहा होता है ना, तो एक हाथ जो है ना वो दांतों के नीचे, तो इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। मिर्चें लगाना इकलौता तरीका नहीं है, कुछ और बड़े अच्छे तरीके आपको साइकेट्रिस्ट बता सकता है कि ये नेल बाइटिंग प्योरली साइकोलॉजिकल है। तो उसका लेकिन उससे ये होता है कि आपका नेल बेड डैमेज हो जाता है और नेल फिर उस तरह से ग्रो नहीं कर पाता जिस तरह से वो हेल्दी ग्रो उसको करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर किंजा, कुछ लोगों के ना नेल्स के ऊपर लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, मतलब जैसे आप क्रैक तो नहीं कह सकते, वो लाइंस होती हैं, प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। फिर नेल्स इतने आपके अच्छे हों, खूबसूरत नहीं लग रहे होते हैं वो ये क्रैक्स लाइंस क्यों पड़ना शुरू हो जाती हैं? कलर खराब होना शुरू हो जाता है? जी बिल्कुल, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। कुछ तो एजिंग का रोल है। अगर आपके जाके 50s में 40s के बाद पड़ना शुरू हुई है तो ये एजिंग है, कि जैसे आपके बाल वक्त के साथ साथ हल्के होना शुरू हो गए हैं। तो